अंधेरा था। मैं अयाज रैना, जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क समग्र शिक्षा के प्लेटफॉर्म से आप तमाम एजुकेटर्स का आज के इस सेशन के अंदर दिल की अहमी गहराइयों से वेलकम करता हूं। और इससे पहले कि मैं सेशन को हैंड ओवर करूं आज के गेस्ट एक्सपर्ट को, तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपकी नजर कर रहा हूं इनका। ऐसे तो मैंने ग्रुप में इनका पूरा विकिपीडिया का जो लिंक है वो शेयर किया था। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों ने वो लिंक देखा होगा ओपन करके। तो मैं आज के जो हमारे गेस्ट एक्सपर्ट हैं वो एक इंडिया की नहीं, मैं कहूंगा एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी हमारे बीच है। वी आर लकी दैट वी आर टुडे इंटरेक्टिंग विद दैट जेंटलमैन। मिस्टर मोहम्मद इमरान खान मेवाती, ये अलवर राजस्थान से हैं और इनको पॉपुलरली ऐप मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ऐप गुरु भी कहा जाता है। और अगर मैं ये कहूं कि ए क्लासरूम ऑफ मिलियन स्टूडेंट्स, तो ये गलत नहीं होगा। अगर मैं इनकी अचीवमेंट्स की बात करूं तो नेशनल आईसीटी अवार्डी हैं, नेशनल टीचर अवार्ड इनके नाम है, जमना लाल बजाज अवार्ड इनके नाम है, स्टेट टीचर अवार्ड इनके नाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड इनके नाम है। इसी तरीके से राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड इनके नाम है, जी बिजनेस मेकर्स ऑफ इंडिया अवार्ड इनके नाम है। और इसके अलावा बहुत सारी अवार्ड्स की फहरिस्त है। अगर मैं वो नाम लेता चलूं तो एक टाइम निकल जाएगा। और अगर हम इनके काम की बात करें तो पेशे से ये एक टीचर हैं और इस वक्त तक इन्होंने 100+ एजुकेशनल एप्स क्रिएट की हैं विच आर इनरिच्ड विद इंटरैक्टिव ई कंटेंट्स, जिसमें बेहतरीन किस्म का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और इस वक्त तक तकरीबन 21 मिलियन यूजर्स जो हैं इनकी ऐप जो है वो यूज कर चुके हैं। और ये नहीं कि विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया 50+ कंट्रीज में इनके एप्स यूज हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनके जो स्क्रीन व्यूवर्स कितने हैं वर्ल्ड के अंदर, तो 50 बिलियन प्लस जो है इनकी एप्स को लोगों ने व्यू किया है, इनके कंटेंट को लोगों ने व्यू किया है। और प्ले स्टोर में अगर एवरेज रेटिंग की हम बात करें तो 4.5+ एवरेज रेटिंग है इनकी एप्स की। और ये सेल्फ टॉट लर्नर है, किसी हाई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर इन्होंने तालीम हासिल नहीं की। जितनी भी इनकी एप्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए एप्स अवेलेबल हैं, सेकेंडरी क्लासेस के लिए ऐप अवेलेबल है। इन्होंने इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड भी एप्स बनाई है और इसके अलावा और बहुत सारी एप्स हैं। लेकिन ये जो शख्सियत हमारे बीच हैं, इनको नेशनल लेवल पे एप्रिसिएशन या इवन इंटरनेशनल पर जो इनको रिकॉग्निशन कब मिली, जब अभी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनका विम्बले स्टेडियम लंदन के अंदर बच्चों से खिताब करते हुए इनका नाम लिया कि अलवर के एक टीचर, राजस्थान के टीचर जिन्होंने इतनी एप्स बनाई हैं, इनरिच्ड इन कंटेंट है और वो फ्री ऑफ कास्ट बच्चों तक पहुंचाया। और इनकी एप्स की खुसूसियत ये भी है कि ये ऑफलाइन चलती हैं, इनको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, यूजर फ्रेंडली है। 2011 में इन्होंने पहली ऐप बनाई थी और उस वक्त 15 लाख लोगों ने इसको इंस्टॉल किया था। और इसके अलावा जब इनको नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिली तो ये हमारे लिए एक बाइसे फख्र है। और हमने मुनासिब जाना कि क्यों ना आज हम अपने एजुकेटर्स के लिए इनको रूबरू करवाएं। और इनकी नजर, इनको स्टेज देने से पहले मैं इनकी नजर एक शेयर करूंगा कि खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, बाहर जिसके कदम का तवाफ करती है। सो ओवर टू इमरान खान सर, द सेशन इज योर्स नो, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पार्टिसिपेंट से कि आप चैट बॉक्स को थोड़ा अभी यूज मत करिएगा। अभी सर का सेशन ले लेते हैं, उसके बाद अगर आपके जहन में कोई क्वेरी होगी तो हम चैट बॉक्स ओपन कर देंगे, क्योंकि सर को स्क्रीन शेयर करने में थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो जाएगी जब स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश करेंगे। ओवर टू यू इमरान सर, द सेशन इज योर्स नो। थैंक यू अयाज सर, आपने तो बहुत लंबा परिचय दे दिया। दरअसल मैं भी हमारे जो अन्य शिक्षक हैं उनकी तरह ही एक टीचर हूँ और बस एक टीचर को कुछ क्या करना चाहिए बच्चों के लिए वही कुछ किया है। आवाज़ आ रही है प्रॉपर सर? वेरी मच ऑडिबल सर। ओके, थैंक यू। सो मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं। मेरी एक्चुअली एक पीपीटी है और मैं उससे पहले थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। सर ने बहुत ज़्यादा परिचय दे दिया है, इतनी ज़्यादा अपेक्षा ना पालें, हम भी एक साधारण शिक्षक हैं और अपना काम करते हैं बस।
हम बस आप लोगों से बात करना चाहेंगे एक साथी की तरह कि कैसे हम एजुकेशन में लेकर के एजुकेशन को समाज को प्रोग्रेस करने में एक टीचर के रूप में कैसे भूमिका स्कूल में पढ़ाते हुए कैसे छोटे छोटे प्रयास किए हैं, उनको आपके साथ साझा करना चाहेंगे, जिससे ये आप खुद भी देख सकें कि कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना है कि हम उस रूप में सोचें, बच्चों के लिए सोचें और थोड़ा क्रिएटिवली करें और जो चीज़ें नहीं आए उनको सीख लें, क्योंकि लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और यदि हम उनको सीख लेते हैं तो फिर उसको हम एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरा जो सेशन रहेगा वो थोड़ा पर्सनलाइज टाइप का रहेगा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीदें ना करें कि मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली बना दूंगा या आज ही ऐप बनाना सिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी साथ के साथ साझा करूँगा, जिससे थोड़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की चीज़ें अगर उनको हम विजुअलाइज कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि बेटर रहेगा। क्या स्क्रीन शेयर हुई सर? सर सर विजिबल। ओके ओके, थैंक यू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल एप्स। एक्चुअली आईसीटी की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन में यूँ तो आईसीटी सिर्फ एजुकेशन से संबंधित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में आईसीटी यूज आती है, लेकिन जब हम एजुकेशन में आईसीटी की बात करते हैं तो वेरियस टूल्स हमारे सामने होते हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम प्रॉपर आईसीटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एजुकेशन में, और बेटर परफॉर्मेंस, बेटर रिजल्ट्स उससे ले सकते हैं। वैसा ही एक टूल है एजुकेशनल एप्स। एजुकेशनल एप्स को भी अगर हम बात करें, देखो ऐप इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। एक तरह से यूँ मान लीजिए सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहे होते हैं, पर इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट में समझे तो फिलहाल ये है, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए हैं, तो वो मोबाइल ऐप्स जो एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, वो एजुकेशनल ऐप्स यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं। आपको ये ज़रूर, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका बाद में भी आएगा और आप ये चाहेंगे भी, क्योंकि मैं कोई कंप्यूटर का टीचर नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक साधारण शिक्षक हूँ और मैंने ऐप्स बनाए हैं। तो आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई, और मुझे लगता है कि मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ ये ज़रूर साझा करूँ कि कैसे मैं इस यात्रा पर आगे बढ़ा और कैसे ये चीज़ें हुई। तो वो मैं 2-3 स्लाइड में वो बात करूँगा और उसके बाद हम अपने एजुकेशनल ऐप्स के बारे में बातें करेंगे। एक्चुअली मैं एक प्राइमरी स्कूल में सिंगल टीचर रहा काफ़ी समय तक, और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जे एंड के में हो चाहे राजस्थान में हो, प्रॉब्लम सब जगह सेम सी ही हैं। तो वहाँ पर मुझे लगा कि अ, आज भी, चूंकि आप तो टीचर हैं तो ये आपके लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, पर अलग मंच पे कहता हूँ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इनइक्वालिटी इन एजुकेशन इतनी ज़्यादा है 21वीं सदी में भी। इतना डिफरेंस है कि अगर आपने एक फिल्म देखी हो आई एम कलाम, तो मैं उसको इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। उसमें दो एक्टर होते हैं, एक छोटू होता है और एक कुंवर रणविजय सिंह होता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सेम इन दोनों की तरह है। छोटू चाय बनाता है, उसके पास कोई संसाधन नहीं होते, लेकिन वो पढ़ना चाहता है। उसका ये लक्ष्य होता है जीवन का कि मैं कलाम बनूं, इसीलिए उस फिल्म का नाम कलाम है, और खुद का नाम भी कलाम रख लेता है। और एक कुंवर रणविजय सिंह होता है जिसके पास पूरे संसाधन होते हैं, हर तरह की सुविधाएं होती हैं। दरअसल हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारे सोसाइटी में जो एजुकेशन के जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आज भी छोटू और कुंवर रणविजय सिंह की तरह है। आप देख सकते हैं कि गाँव में जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, वहाँ पर सिंगल टीचर, बहुत सारे बच्चे और संसाधनों का अभाव, ये कॉमन देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम अच्छे स्कूल्स, अच्छे इस मायने में कहेंगे कि रिसोर्सेज के मायने में, जो शहरों में है या बड़े सिटीज़ में है, कि जहाँ पर पीपल टीचर रेशियो भी अच्छा है और सारे संसाधन हैं, कंप्यूटर भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं, घर पर भी टैबलेट है, ट्यूटर भी लगे हुए हैं। तो आप देखिए कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम एसडीजीज की बात करते हैं, और फिर हम इस तरह की इनइक्वलिटी के साथ ये सोचते हैं कि ये दुनिया है जो बेहतर बन जाए, तो कैसे बन सकती है। एक टीचर के रूप में आप सोच के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज भी हम पता नहीं किस सदी में जी रहे हैं और बच्चों को कितना सफ़र करना पड़ रहा है। ये एक बात मुझे, जब मैंने गांव के स्कूल में काम किया और जब वहां पर देखा, तो ये समझ में आया कि अगर आपको समाज में समानता लानी है
तो आपको सबसे पहले इनइक्वलिटी इन एजुकेशन को ख़त्म करना चाहिए और चीज़ें स्वतः ही ख़त्म हो जाएँगी। आप भी अपने आस-पड़ोस में ऐसे देखेंगे जो परिवार इकोनॉमिकली शायद मजबूत नहीं थे, लेकिन उनका एक बच्चा भी अगर पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया तो उनका स्टेटस है जो पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो इस बात पर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरा पूरा सेशन है ना, अगर मैं इस बात को समझा पाया तो शायद आप लोग उसको पूरी तरह से समझ पाएँगे कि एग्ज़ैक्ट जो इश्यू है वो क्या है। इ इक्वालिटी इन एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? आखिर ऐसी क्या बात है? मैंने यहाँ 3 फ़ोटो लगाए हैं, बड़ी सोच समझ के लगाए हुए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का है, रामानुजन का है, एपीजे अब्दुल कलाम का है। आप तीनों को जानते हैं, तीनों फेमस हस्ती है। एक ने बल्ब का आविष्कार किया, रामानुजन साहब ने काफ़ी कुछ मैथमेटिक्स में किया, कलाम साहब ने मिसाइल्स बनाए और बहुत सारे मतलब यूँ कहें इंडिया को बड़ी शक्ति उन्होंने प्रदान की। आप सोचिए कि अगर इन लोगों को अवसर नहीं मिलते, तो क्या होता? भाई ठीक है, बल्ब एडिसन साहब नहीं बनाते, कोई और बना देता, तो ठीक है, हम उसको याद कर लेते, हमारे लिए तो जीके का क्वेश्चन है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। दरअसल अगर यह अवसर एडिसन साहब को नहीं मिलता, तो हो सकता है 20 साल बाद कोई और बल्ब बनाता और 20 साल ये दुनिया अंधेरे में रहती। एक्चुअली जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो ऑनेस्ट हैं, वो एसेट हैं ह्यूमैनिटी के, क्योंकि वो जो काम करते हैं उसका फ़ायदा सिर्फ उनको या उनके परिवार को नहीं मिलता, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को मिलता है, पूरी सोसाइटी को मिलता है। इसलिए इक्वलिटी इन एजुकेशन ज़रूरी है। अगर इस दुनिया को बेहतर बनाना है, तो आपको हर एक को अच्छा अवसर देना पड़ेगा, जो उसकी योग्यता के अनुरूप उसको अवसर दे और वो कुछ बेहतर कर पाए। सो इसी सोच के साथ कि हम इस गाँव में एक से बढ़ के एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो उनको लेकर के उनको कैसे हम एजुकेशनल रिसोर्सेज जो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन की बात है उसको हम कैसे दूर करें, मेरा ये ध्येय रहता था और शायद यही वजह थी कि मैंने आईसीटी का यूज करने की सोची, क्योंकि आईसीटी मेरी नज़र में बहुत जल्दी से जो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन है उसको ख़त्म कर देता है। आप कल्पना कीजिए कि एक गांव के किसान के बच्चे किसान के बेटे का बच्चा है जो यूएस में पढ़ना चाहता है, क्या वो कभी वो पढ़ सकता है? मतलब बहुत ही कम चांस है, हो सकता है कि 10,000 में से एक बच्चा पढ़ जाए, लेकिन हर एक बच्चा नहीं पढ़ सकता। लेकिन आईसीटी ने हमें इतना बड़ा अवसर मुहैया करा दिया कि आज आईसीटी के माध्यम से वो नासा के बारे में जानना चाहता है और हमने दोनों बच्चों को, एक जिसके पास सब कुछ है उसको भी एक फ़ोन दे दिया और एक वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब फैमिली से है और आपने उसको भी फ़ोन दे दिया। तो जो सूचनाएँ जो मिलेंगी नासा के बारे में वो दोनों को सेम मिलेंगी, कोई डिफ़रेंस नहीं रहेगा। ये अब से पहले संभव नहीं था, क्योंकि अ, आप देख रहे हैं कि संसाधन की पहुँच सब तक नहीं थी, लेकिन आईसीटी में सबसे बड़ा आईटी का जो मुझे गुण लगता है वो ये लगता है कि एक जैसी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसा भी इतना भी अंतर नहीं रहेगा कि भाई उसकी बुक है जो हार्ड कवर वाली बहुत अच्छी है, इसका पेपर बैक है, वो भी नहीं होना है। आईटी में तो सेम लेवल की चीज़ें मिलेंगी। अगर दोनों बच्चों को जब टैबलेट देंगे तो सेम वेबसाइट, सेम ऐप, सेम कंटेंट उनको मिलने वाला है, सेम वीडियोज़ वो देखने वाले हैं, सेम इंटरैक्टिव्स जो उसमें होंगे उनको कर सकते हैं, सिमुलेशंस को ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई और वहाँ फिर ये शुरुआत पहले एजुकेशनल वीडियोज़ बनाए। मैं इसलिए बनाता था, कुछ बच्चे हैं जो नहीं आ पाते थे, ख़ास तौर पे बच्चियों को गाँव में इस तरह की प्रॉब्लम होती थी कि घर पे कोई काम है तो नहीं आ पाते थे। तो हमने एजुकेशनल वीडियोज़ बनाए और उनके पेरेंट्स में मैं क्या करता था कि कॉपी कर देते थे कि भई आप अपने बच्चे को इस फ़ोन के माध्यम से ही दिखाएँ। वेबसाइट्स बनाई। आप कहेंगे कि वेबसाइट्स की क्या ज़रूरत थी उस समय? एक्चुअली मेरी शुरुआत 2009 से हुई, क्योंकि पहली बार मुझे कंप्यूटर ही 2009 में मिला था। और आप सोच सकते हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि ये बहुत ही ये जो पूरा अपना सेशन है जो बोरिंग रहे। मैं आपको सच बताऊँ कि जब मुझे 2009 में पहली बार कंप्यूटर मिला, तो मैंने इतने गेम खेले कि मैं उसका बिल्कुल एडिक्ट जिसको कहें हो गया था और कोई 2-3 महीने तक लगातार मैं बहुत सारे गेम खेलता था और हर एक की स्टेज पार कर ली थी और जब वो ख़त्म हो गई थी उनकी स्टेजेज़, तो मुझे लगा कि अब यहाँ दुनिया ख़त्म हो गई है। लेकिन शायद जहाँ चीज़ें ख़त्म होती हैं वहाँ से ही नई शुरुआत होनी होती है। अगर उन गेम्स की स्टेज पार नहीं होती तो हो सकता है मैं बाद में भी ट्राई करता रहता। लेकिन उसके बाद फिर मैंने वेबसाइट्स बनाना शुरू किया।
वेबसाइट्स छोटी-छोटी वेबसाइट मैं बनाता था। आप हँसोगे कि ऐसे ऐसे भी होता है क्या? मैं सिंगल पेज वेबसाइट बना देता था। मान लो मुझे लेसन बनाना है, पढ़ाना है कि चाँद की यात्रा, कि चाँद पे व्यक्ति कैसे गए। आप देखेंगे किताबों में 1-2 फ़ोटो मिलेंगे, अपोलो का मिल गया, नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर लैंड कर रहा है, वो मिल गया। लेकिन बच्चों की क्यूरियोसिटी उससे शांत नहीं होती। दरअसल कैसे गए, एग्ज़ैक्ट कैसे गए? तो आप वेबसाइट में नेट से अच्छे इमेजेस ले सकते हैं, हाई रेज़ोल्यूशन इमेजेस ले सकते हैं, उनको उसमें डाल सकते हैं। जीआईएफ इमेजेस ले सकते हैं, जो एनिमेशन भी दिखा सकते हैं कि भई अपोलो कैसे वहाँ पर गया, लैंडिंग कैसे हुई, वो सारी चीज़ें। एग्ज़ैक्ट टाइमलाइन उसमें दे सकते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़। और पहले वीडियोज़ की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 2009 में वीडियोज़ के लायक नेट नहीं होता था। तो उस समय टेक्स्ट और इमेज की ही ज़्यादा बात होती थी। तो मैं ऑफ़लाइन पेज बना लेता था और उसको अ, बच्चों के मोबाइल में, बच्चों के मोबाइल से मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा पेरेंट्स आते रहते थे बच्चों के लिए, पीटीएम वगैरह होते थे, तो हम उस उनके मोबाइल में उसको कॉपी कर देते थे कि बिल्कुल छोटे मोबाइल में भी, कि इसके माध्यम से बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे मैंने मैथ के, साइंस के, इस तरह के बहुत सारे कंटेंट ऑफलाइन वेब पेजेस तैयार किए थे, सिंपल एचटीएमएल सीएसएस यूज़ करते हुए। ऐसा मत सोचिए कि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाया हो, बहुत ज़्यादा कोडिंग की हो। नो, वो सिंपल एचटीएमएल और सीएसएस के बने हुए पेजेस थे, जो बहुत छोटी साइज़ के होते थे, लेकिन बच्चे उनको देख के, और मैंने उसको उस समय टेस्ट भी किया था कि जिन बच्चों को मैंने इस तरह का कंटेंट दिया, उनकी समझ उस टॉपिक को लेकर बहुत ही अलग थी, यहाँ तक कि वो पढ़ना भी चाहते थे। मैं एक घटना आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि ये शुरुआत ऐप्स की कहाँ से हुई। एक बार मैं पीटीएम ले रहा था और एक बच्चा था जो क्लास 5 में था, और वो काफ़ी उदंड टाइप का था, स्कूल भी कम आता था, मैथ्स में भी काफ़ी वीक था। तो मैं उसके दादाजी से उसकी शिकायत कर रहा था कि भई ये आपका पोता है जो पढ़ना तो है नहीं, ये तो आता भी नहीं है, और मैथ में तो इसको कुछ नहीं आता है। और वो पोता आता है और अपने दादा के जेब में से फ़ोन निकाला और दूर जा कर के गेम खेलने लग गया। तो मैं उसको डाँटने गया कि यार मैं तो इसकी शिकायत कर रहा हूँ, और ये बच्चा है, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप ताज्जुब करोगे, जब मैंने उस बच्चे को देखा तो वो सुडोकू गेम खेल रहा था। सुडोकू में था इजी लेवल, 5th क्लास का बच्चा सुडोकू ट्राई कर रहा था, और मैं उसके दादा से ये शिकायत कर रहा था कि ये बच्चा मैथ में वीक है। मुझे मतलब खुद पे उस समय अफ़सोस हुआ कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और मैं इस बच्चे को मैथ में वीक मानता हूँ, लेकिन ये बच्चा है जो सुडोकू हल कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किस लेवल का है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं मेरे ही सोचने के तरीके में गलती है, या मेरे पढ़ाने के तरीके में गलती है, या मैं जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने का, उसमें कोई कमी है। और उस एक छोटी-सी घटना ने मुझे ये मेरे मन में फिट बिठा दिया कि आने वाले समय मोबाइल्स का होगा, और ये बच्चे जो हैं, ये मोबाइल को इतना ज़्यादा पसंद करेंगे कि आप इनको चाहकर भी नहीं रोक पाओगे। अगर आपने इनको एजुकेशनल कंटेंट इन मोबाइल्स में नहीं प्रोवाइड किया, तो ये गेम खेलेंगे, ये इसको यूज़ करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा समय अपना व्यतीत करेंगे। और आप आज देख सकते हैं कि बच्चे, यहाँ तक कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी मोबाइल को कितनी आसानी से यूज़ करते हैं। जो ढंग से बोल नहीं पाते बच्चे, वो भी यूट्यूब पे अपने वीडियोज़ देखते रहते हैं, और बहुत थोड़ा-सा बोलने वाले बच्चे भी आराम से चीज़ों को सर्च करके उनके हिसाब से चलते हैं। तो ये एक मेरी यात्रा थी कि फिर मैंने वेबसाइट्स के बाद फिर सोचा कि भई ऐसी चीज़ें बनाएँ जो मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएँ। उस समय एक्चुअली छोटे मोबाइल चलते थे, स्मार्टफ़ोन्स होते थे। मेरे पास तो नोकिया 1100 था, तो एंड्रॉयड नहीं होते थे। लेकिन अ, कहा गया है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। मेरी वेबसाइट्स हैं जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलवर थे, उन्होंने देखी, और उसके बाद मुझे बुला लिया, और कुछ वेबसाइट्स स्कूल्स के लिए बनाई, और फिर उनके गाइडेंस में कि भई आप ऐप्स बनाओ। मैं वो भी आपके साथ साझा करूँगी। घटना ऐसे हुई थी कि हमने 50 वेबसाइट्स बनाई थी बेस्ट स्कूल्स ऑफ अलवर के लिए। अलवर के जो बेस्ट स्कूल है 50, उनके लिए 50 सेपरेट पोर्टल्स डेवलप किए थे, जिससे वो चीज़ें लोगों को देखने को मिलें, और टीचर उनसे आइडियाज़ ले सकें। तो उसके बाद मेरी एक बार मीटिंग थी कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि इमरान, वेबसाइट्स बहुत हो गई, ऐसा करो ऐप्स बनाओ। आप भी जानते हो इस बात को कि एक आईएएस ऑफिसर जब कोई कहे तो कोई मना तो करता नहीं है, तो हमने भी कह दिया हाँ साहब बना लेंगे। लेकिन सच बात ये है कि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि ऐप्स क्या हैं। 2-3 दिन बाद फिर से मीटिंग हुई, तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ ऐप्स का? तो मैं सोच ही रहा था कि क्या कहूँ, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है ऐप्स क्या होते हैं? मैंने कहा सर नहीं पता। तो बोले बना कैसे लोगे तुम? तो उन्होंने अपना एक बड़ा-सा फ़ोन, उस समय बड़े लगते थे, आजकल तो नॉर्मल है, सबके पास है।
तो वो निकाला और उसमें फिर मुझे वेरियस जो ऐप्स थे उसमें जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स थे वही लाइक कैमरा है, मैसेज है, कि ये सेपरेट ऐप्स हैं और आने वाला समय एजुकेशन में ऐप्स का होगा, इस तरह के ऐप्स एजुकेशन में भी बन सकते हैं। और बस वहाँ से रास्ता मिल गया, मैंने 2-3 महीने लगातार स्टडी की। हम टीचर्स आप भी ऐसे ही होंगे कि पढ़ने में और चीज़ों को सीखने में बहुत तेज़ होते हैं, तो 3 महीने लगातार पढ़ाई की, मैंने जावा लैंग्वेज वगैरह सीखी घर पे ही, और उसके बाद मैंने पहला ऐप बनाया। तो ये मैं स्टोरी आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा फ्लो क्या रहा। पहले कुछ जो चीज़ें सीखता गया, आप हँसोगे, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा कि जब मैंने पहली बार एचटीएमएल सीखी, तो मुझे बोल्ड करने का टैग, कंप्यूटर टीचर यहाँ पर होंगे मौजूद, इसलिए मैं उनको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि बोल्ड करने का टैग देखा कि यार बी लगाओ बस, और ये तो वर्ड है जो बोल्ड हो जाता है। मैंने उसी दिन उसको एक इंग्लिश के उसमें यूज़ कर लिया कि एक पेज बनाया और उसमें कुछ वर्ड है जो सेंटेंस के बोल्ड कर दिए, और बच्चों से कहा कि जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनके आप हिंदी मीनिंग लिखिए। तो मेरे लिए वो एक एक छोटा सा नवाचार हो गया कि भाई क्योंकि इतना आसान बोर्ड पे नहीं होता, आप एक साथ कंटेंट तैयार कर लो, आपको अपोजिट जेंडर जो भी चीज़ें आप चाहो और उनको कंप्यूटर में सेव कर लो, जब चाहो जब बच्चों को कुछ भी चालू करके उसमें से दे दो। तो रीयूज जो था वो बड़ा उसमें मुझे फ़ायदा मिल रहा था, इसलिए मैं उन चीज़ों को बना रहा था। पीपीटीज, पीडीएफ्स, इन्फोग्राफिक्स, इस तरह की चीज़ें भी हमने बनाई। तो अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मैंने ये स्टोरी इसलिए साझा की कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये यात्रा कैसी है और इसमें किस तरह से हम आगे बढ़े, वो भी आपको आगे चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल ऐप्स इन एजुकेशन, जब हम इसकी बात करते हैं तो जैसे मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिए हैं। क्रिएटिव लर्निंग एक्सपीरियंस, आपको देखो कि बच्चों के साथ मोबाइल ऐप आप खुद क्लास में एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। मान लीजिए आप, मैं एग्जांपल दूं कि आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ाते हैं या मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैथ के लिए मैं एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपको बड़ी क्लासेज के ऐप ज़्यादा सजेस्ट इसलिए नहीं कर पाऊंगा, मैं छोटी क्लासेज में ज़्यादा पढ़ाता हूँ। तो जैसे किंग ऑफ मैथ्स आप ऐप कुछ बच्चों को उसके माध्यम से पढ़ाइए और कुछ बच्चों को आप नॉर्मल जो पढ़ाते हो उस तरह से पढ़ाइए। आप देखेंगे कि वो किंग ऑफ मैथ्स ऐप जिन बच्चों को आप इंस्टॉल कराएंगे वो पढ़ाने ही नहीं पड़ेंगे, वो तो अपने आप ही सीख जाएंगे। क्योंकि मैंने ये अपने क्लासरूम में ट्राई किया हुआ है। क्योंकि पीएम साहब ने जिक्र किया था 2015 में, आज साहब ने बताया आपको, उसके बाद मुझे क्या है बहुत ज़्यादा लेक्चर देने इधर उधर जाना पड़ता था। लेकिन आप जानते हैं कि स्कूल में तो आपके पीरियड तो लगते ही हैं, तो मैंने फिर वहाँ पर कुछ ऐप्स वगैरह ऐसे बना दिए कि बच्चे अपने आप ही पढ़ जाएं। तो उनमें एक ये भी था किंग ऑफ मैथ्स। वैसे इस नाम से अदर ऐप्स भी हैं, लेकिन कोई भी आप यूज कर लीजिएगा। और वो बच्चों के साथ मैंने ट्राई किया। मान लीजिए आपको एडिशन सिखाना है, सब्ट्रैक्शन सिखाना है, डिवीजन सिखाना, बच्चे उसमें क्योंकि गेम की तरह होता है, गेमिफिकेशन ऑफ लर्निंग जब आप करते हैं तो उसके रिजल्ट कुछ अच्छे मिलते हैं। क्रिएटिव लर्निंग एक्सपीरियंस, पहला जो फायदा है मोबाइल ऐप्स का वो ये होता है 24/7 अवेलेबिलिटी। ये तो आप देख ही सकते हैं कि अगर ऐप में कंटेंट आपने डाल दिया तो उसको जब चाहे जहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी स्कूल की चार दीवारी में बच्चे बैठे होंगे तभी उनको एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है, वो जब चाहे जहाँ उसको पढ़ सकते हैं। मेरा एक ऐप है, दिसारी ऐप है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि बच्चे ट्रेन में बैठ करके जा रहे होते हैं तो भी अपने मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि क्योंकि बच्चों ने ही ये बातें हमें बताई है। तो ऐप से बड़ा फायदा ये हो जाता है कि जब चाहे उनको अवेलेबिलिटी होती है। बस इतनी सी बात है कि डिजिटल डिवाइस उनके पास उसकी एक्सेस हो। तो बड़ी क्लासेज में तो बच्चों के पास एक्सेस हो ही जाती है, लेकिन आजकल तो पेरेंट्स के पास भी कॉमन है। और अगर हम थोड़ा सा मोटिवेट करें तो उसको आराम से एजुकेशन में यूज किया जा सकता है। पेरेंट्स इस बात को समझते हैं। तीसरा, पर्सनलाइज लर्निंग, एक महत्वपूर्ण बात है जो बिना टेक्नोलॉजी के शायद ही संभव है। भाई हम क्लास में 30-40 बच्चों को कैसे पर्सनलाइज लर्निंग दें? हर बच्चे का अलग लेवल है, हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग है, लेकिन ऐप्स के माध्यम से आप टोटली पर्सनलाइज लर्निंग दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो पॉल सॉफ्टवेयर जो बन रहे हैं आजकल, तो उनमें तो पूरी तरह से हर बच्चे के हिसाब से चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐप्स के माध्यम से भी ये हो जाता है कि भैया मान लीजिए मैं फिर से किंग ऑफ मैथ्स ऐप का ही एग्जांपल लूँ, तो उस ऐप में स्टेज ही इस तरह से बढ़ती हैं कि भाई पहले बिना हासिल के जोड़ करेगा, फिर मान लो दो एक अंक के जोड़ करेगा, फिर 2 अंक के करेगा, फिर उसके बाद और बड़े करेगा, कैरी करते हुए करेगा। तो वो पर्सनलाइज्ड हो गई। जो बच्चा तेजी से सीख रहा है वो तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा, जो बच्चा तेजी से नहीं सीख रहा है वो उसके अकॉर्डिंग
चलता चला जाएगा। सेव्स टाइम, डेफिनेटली टाइम तो सेव होता ही होता है, क्योंकि कंटेंट सारा उसमें एक बार अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर वो कितने ही बच्चों को उसका यूज हो जाता है। मैं इसमें भी आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा कि मैं 5 बार आईएएस अकेडमी गया हूँ लेक्चर देने के लिए, इनोवेशन पर, ग्रास रूट इनोवेटर्स पर। तो एक बार मैं गया था, मुझे याद नहीं वो सेकंड या थर्ड टाइम था, तो मैं बता रहा था कि भई मैं मेरा एक ऐप है जो बच्चों को करंट अफेयर्स देता है। तो मुझसे पूछा कि भाई कितने यूज़र होंगे? तो मैंने कहा सर उसके 1 लाख यूज़र हैं, और उसपे मैं रोज़ सुबह जल्दी ई-पेपर्स पढ़ के और फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार करता हूँ और उनको उस ऐप पे अपलोड कर देता हूँ, तो बच्चे हैं जो उनको पढ़ लेते हैं। रोज़ के 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे कर देता हूँ। तो एक आईएएस ऑफिसर ने जो बात कही वो मुझे आज याद है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि टाइम कैसे सेव हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भई इमरान, आप कितना देर लगाते हो अखबार पढ़ने में? तो मान लीजिए मैं लगाता हूँ 1 घंटा। मैंने कहा सर 1 घंटे के आस-पास। और आपके बच्चे 1 लाख बच्चे उसको यूज़ करते हैं। आप सोचिए कि अगर वो बच्चे भी उन्हीं क्वेश्चन्स को तैयार कर रहे होते, तो उनको भी कम से कम 1 घंटा तो लगता ही हर एक बच्चे को। तो आपने युवाओं के 1 लाख घंटे हैं जो बचा दिए हैं, क्योंकि आपने उनको तैयार कर दिया, उनको दे दिया है। ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसको एग्ज़ैक्ट बेनिफिट ऑफ मोबाइल ऐप्स में दूसरे तरीके से कनेक्ट किया है, लेकिन अ, अगर हम ऐप्स को ढंग से प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, हमारे जो पेडागोजी है उसके साथ इंटीग्रेट करते हुए यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। कॉस्ट इफेक्टिव ऐप्स बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, यहाँ तक कि वेबसाइट से भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ऐप का जो यूआई होता है वो हम ऐप में दे देते हैं, फिर वो एपीआई से सीधा कनेक्ट होकर के उसके माध्यम से उसको यूज़ कर रहा होता है। तो जो सीएसएस और जो बहुत सारी चीज़ें और जो एक्स्ट्रा लोड हो रही होती है वो नहीं होती, और सर्वर पे भी कम लोड होता है, और कुल मिला के बात ये है कि वो बढ़िया बहुत सस्ता पड़ता है। अगर उसको एक बार बना लिया जाए प्रॉपर तरीके से, तो इजीली उसको हैंडल किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि 100 ऐप्स मैंने बना रखे हैं, और बनाए तो 100 से भी ज़्यादा हैं, पर लगभग 100 तो लाइव ही होंगे। कुछ तो हमारे खुद के अकाउंट पे और कुछ हैं जो अदर्स के अकाउंट पे, गवर्नमेंट अकाउंट पे। तो उन सबको मैं खुद ही सबको हैंडल कर लेता हूँ, उनको अपडेट भी कर लेता हूँ, और यहाँ तक कि सर्वर भी उनके मेंटेन कर लेता हूँ। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, जबकि इतने ज़्यादा यूजर्स हैं, तो इट्स टू मच कॉस्ट इफेक्टिव। इस दौर में अगर कोई भी सेमिनार हो, और हम कोरोना लॉकडाउन की बात नहीं करें, क्योंकि इसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही अलग तरह से डिफाइन कर दिया, अलग तरह से सोचने को मजबूर कर दिया है। आईसीटी की हम बार-बार बात करते थे, पर लोग हैं जो उसका बहुत महत्व नहीं समझते थे। पर कोरोना ने अपने आप ही उसको कनेक्ट कर दिया कि नहीं, नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि ऑनलाइन लर्निंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन बचा था हमारे पास, इसके अलावा कोई कुछ नहीं था। और ये उसी समय की स्लाइड है एक्चुअली। तो एक टीचर के रूप में हमें इसके 3 बिंदुओं पर ज़रूर थोड़ा विचार-विमर्श करना चाहिए कि व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न एंड वेयर टू लर्न। ये बच्चे के लिए भी है और टीचर के लिए भी है। तो व्हाट टू लर्न, भाई ऐप्स के माध्यम से अगर हम कनेक्ट करें, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बात करें और ऐप से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्या क्या इसके माध्यम से सीखना है? डेफिनेटली क्लास सिलेबस, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो सब सीखना है, वो सीखा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हम ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं। न्यू स्किल्स सीखने हो, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो न्यू स्किल्स सिखाते हैं। आपको आपको अंग्रेजी सीखनी है, हेलो इंग्लिश ऐप है, किसी भी भाषा से अंग्रेजी, डुओलिंगो ऐप है, यानी न्यू स्किल्स आपको सीखनी, स्पेनिश सीखनी है, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। हमारे बच्चे, मेरा बेटा 7th क्लास में है, और आप देखिए कि उसने अभी ब्लेंडर सीखा और इतने शानदार 3D मॉडल्स बनाए कि उनको वो यूज़ कर सकता है इजीली कहीं पर भी। तो कहने का मतलब है कि आपको न्यू स्किल्स सीखने हैं तो वो इसमें यूज़ हो जाता है। इंटरेस्ट और हॉबीज़ आपकी हैं, अगर आपको मान लीजिए आप शहर में हैं, आपको खेती नहीं आती, आप चाहते हो कि आप खेती की चीज़ें सीखें, तो आप देखिए आज आज यूट्यूब एक एग्जांपल है, और भी वेबसाइट्स और जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो कोर्सेज़ प्रोवाइड कराते हैं। लाइक कोर्सेरा है, एडेक्स है, उडेमी है, बहुत सारे हैं। अपने गवर्नमेंट के भी हैं, स्वयं हैं। तो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप वो चीज़ें वहाँ से कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आ गई, तो आप आराम से सर्च कीजिए, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ दिनों पहले मेरा एप्पल का एक लैपटॉप है, उसकी रैम खराब हो गई। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप बच्चों के साथ भी उनको यूज़ करें। तो मैंने उसको एप्पल स्टोर पे ले गए, तो उन्होंने कहा भाई इसमें लगभग 17,000 रुपये का खर्चा आएगा, आपकी रैम है जो अपग्रेड करनी पड़ेगी। खराब नहीं हुई थी, वो कम थी रैम, मुझे चेंज करानी थी। तो इसमें
इतने का खर्च आएगा। मैंने उसको अमेजोन पे सर्च किया कि वही रैम कितने रुपए की मिल रही है, तो लगभग 8,000 की आ रही है। अब समस्या ये थी कि रैम तो मैं मंगा लूँ, पर मुझे तो ये पता ही नहीं कि मुझे कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, आप भी ऐसा करते ही होंगे कि मैंने यूट्यूब पे देखा, उसमें पता लग गया कि एग्जैक्ट आपको ये वाले इसके लिए पेचकस चाहिए, ये भी मंगा लो साथ के साथ, और इसको देखते हुए खोलो और रैम को बदल दो, आराम से 10,000 रुपये बच गई। एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, नहीं तो मुझे वेट करना पड़ता। तो इस तरह से हमारे पास क्या लर्न करना है, तो इस तरह कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको नोट आउट कराए हैं, जिनको आप क्लास में, स्कूल में जरूर यूज करें। सिर्फ ये नहीं कि हमने बच्चों को जो हमारे सिलेबस में वो पढ़ा है उससे उससे बाहर निकलें, दायरे से थोड़ा बाहर निकलें, और जो रियल लर्निंग है बच्चों की, जिसको लाइफ में यूज कर पाए, उससे कनेक्ट करने का प्रयास जरूर करें। हाउ टू लर्न, लर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब चूंकि टीचर हैं तो हम औरों की बात कहाँ करते हैं, लेकिन अब करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। और दूसरा ये भी हो सकता है, क्योंकि जब एजुकेशन में चेंजेज आएंगे, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से ही आए हो, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई बच्चे हैं जो निश्चित रूप से स्कूल में अटेंड ही हों। बस आप अपने एग्जाम में अगर सही मार्क्स ला रहे हो, आप स्कूल नहीं आना चाह रहे हो, तो मतलब हो सकता है ऐसी चीज़ें आ जाएं। हो सकता है इस तरह के डिजिटल डिजिटल यूनिवर्सिटी की तो बात आ ही गई है, डिजिटल स्कूल की भी बात हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए। तो ओपन स्कूलिंग दूसरे रूप में चल रही थी, वो हो सकता है कि अब बड़े ही व्यापक रूप में वो और फिर से चलने लगे। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस हम लेते ही, आप लोग भी लेते हैं उसको। यूज ऑफ इंटरेक्टिव टूल्स, कैसे मतलब हम सिखा सकते हैं, कितने इंटरेक्टिव टूल हमको इस पे मिलते हैं जो कि वैसे हमारे लिए संभव नहीं थे। आपको हार्ट का एग्जैक्ट तरीका काम करने का बताना है, कितना कठिन था। बच्चे उसको विजुअलाइज कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन आप सिमुलेशन के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से कितने इजीली उसको आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट काम कैसे कर रहा है। आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैसे चक्कर काट रहे हैं, तो बच्चे कभी शायद ही विजुअलाइज कर पाते होंगे कि 3D 2D के रूप में, लेकिन जब एग्जैक्ट उसको देखेंगे, अगर आप सोलर सिस्टम का रियल जो वो मूव कर रहे हैं वेरियस प्लैनेट्स, उसका एक कोई, मैं तो कह रहा हूँ एनिमेटेड इमेज भी अगर आपने बच्चों को दिखाई, तो वो समझ पाएंगे कि ये एग्जैक्ट कैसे काम कर रहे हैं। नहीं तो जो हम फोटो में जो दिखा रहे हैं उससे एक अलग ही तरह की समझ उनमें विकसित हो रही है। प्रोटोटाइप मॉडल बना करके DIY, डू इट योर सेल्फ वाली बातें इसमें की जा सकती हैं। यस, कहाँ से सीख सकते हैं? वेबसाइट्स, डेफिनेटली वेबिनार्स, ऑनलाइन क्विजेज, ऑनलाइन कोर्सेज, मूक्स। मैं खैर ये पेजों पे ज़्यादा इसलिए नहीं जाऊँगा कि ये PPT शेयर कर देंगे, आप लोग बाद में देख लीजिए। सो एजुकेशनल ऐप्स, अब हम एजुकेशनल ऐप्स को, ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल ऐप्स को डिवाइड करने का कोई एक फिक्स तरीका हो, लेकिन मेरे अनुरूप मैंने इनको 4 भागों में बांटा है कि 4 तरह के एजुकेशनल ऐप्स हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज ऐप्स, जिनके माध्यम से टीचर है जो बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाए, ऑनलाइन क्लास ले पाए, वो ऐप हो सकते हैं। सेल्फ लर्निंग ऐप्स, जिनसे बच्चे खुद ही सीख सकें। ये कंटेंट प्रोवाइडिंग ऐप्स, जिनमें ई कंटेंट हो, जो ई कंटेंट को डिसेमिनेट करने के लिए बनाए गए हो। और प्लेफुल लर्निंग ऐप, ऐसे ऐप्स जो एक गेमिफिकेशन वाली बात करते हैं। तो हम एक एक पॉइंट पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेज के ऐप्स हैं, जैसे बायजूस, बायजूस के कोर्सेज ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराते हैं। अनअकैडमी है जो बड़ी क्लासेज के लिए काफ़ी कंटेंट देता है, ऑनलाइन क्लासेज देता है। गूगल क्लासरूम है जो कोई भी अपना खुद का शुरू करके उसके माध्यम से अपनी क्लास ले सकता है, मीट के माध्यम से ले सकता है, जूम के माध्यम से ले सकते हैं, वेबएक्स वगैरह, कितने भी हम इनको गिना सकते हैं। पर इस तरह के जो ऐप्स हैं उनको कहेंगे हम ऑनलाइन क्लासेज ऐप्स, राइट। सेकंड, सेल्फ लर्निंग ऐप्स, जिनसे बच्चे खुद सीख सकें। मतलब जरूरी नहीं कि उनके लिए उनको कोई सजेस्ट ही करे। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको मैथ सीखनी है, आई थिंक खान अकेडमी इज द ग्रेट पोर्टल। उसका ऐप भी है और वेबसाइट भी है। मैथ सीखने के लिए मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने बच्चों को ये बताएं, क्योंकि उससे हमारा ही काम आसान होगा। बच्चे हैं जो जब जब सेल्फ लर्निंग आ गई, तो आप ये समझ लीजिए कि लर्निंग के टॉप लेवल पे जा चुके हैं, और हमें बच्चों को वही ले जाना चाहिए। ये नहीं कि हम जो बताएंगे वही बच्चे सीखेंगे, यही बस स्टडी है। नो, सेल्फ लर्निंग वाली बात तक ले जाना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे खुद से एक्सप्लोर करें, और वो जो नॉलेज है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, ज़्यादा यूजफुल रहेगी। जैसे डुओलिंगो है, लैंग्वेज की जो मैंने बात बताई, इतना अच्छा सा UI उसका है, इतना सिंपल सा एक ऐप है, लेकिन इतना स्ट्रांग कंटेंट के साथ और इतनी अच्छी पेडागोजी के साथ उसको तैयार किया गया है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इससे बेहतर कोई ऐप हो सकता है। जबकि हेलो इंग्लिश ऐप, ये एक राजस्थान की कंपनी है बट बहुत फेमस है, और गूगल एडिटर्स चॉइस में ये कंटिन्यूस रहा है। तो यू मे यूज इट अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं
फोटो मैथ जैसे ऐप हैं जो बच्चों की काफ़ी मदद करते हैं कि बस फोटो लिया क्वेश्चन का और वो अपने आप ही उसके स्टेप्स दे सकता है। आप सोच के देखिए कि गांव का बैठा बच्चा जिसके पेरेंट्स भी पढ़े हुए लिखे नहीं हों और वो कहीं उलझ जाए तो वो कहाँ जाएगा, किससे पूछने जाएगा। और एक ऐप है जो उसको वहीं इंस्टेंटली अगर उसकी हेल्प कर देता है, तो मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी का इससे बेटर कोई उपयोग हो सकता है। ई कंटेंट प्रोवाइडिंग एप्स लाइक हमारे ऐप्स हैं, हमारे जो इमरान ऐप्स अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको सारे ऐप्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो ई कंटेंट प्रोवाइडिंग ऐप्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा जो मकसद था वो यही था कि एजुकेशनल कंटेंट तक जो पहुँच है, अगर हम उसको दूर कर पाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी मदद जो इक्वलिटी वाली बात है उसमें हो जाएगी और लोगों का मतलब बच्चों को प्रॉपर जो एजुकेशनल कंटेंट है वो तो मिलना ही चाहिए। ये पाठशाला ऐप है, एनसीईआरटी का बहुत फेमस ऐप है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी के बराबर है, जिसमें ई बुक्स हैं, कंटेंट है, वीडियोज वगैरह बहुत कुछ है उसमें। तो आप उसको ज़रूर ट्राई करें। और क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो बहुत ही ऑथेंटिकेट है, उसको बहुत अच्छे से एक्सपर्ट प्रोफेसर्स ने उसको चेक किया है और उसके बाद में अपलोड किया है। तो ये ऐप तो हमको यूज़ करना ही करना है और मुझे लगता है कि इससे बेटर ऐप ई कंटेंट प्रोवाइडिंग ऐप में कोई नहीं होगा। लर्न साइंस हमारा एक ऐप, अगर आपको साइंस सिखानी है, हिंदी ग्रामर है, जनरल साइंस है। कुछ ऐप्स, मेरे वाले ऐप्स के नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने एजुकेशनल ऐप्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मेरे ही ऐप हैं। आप कोई भी टर्म सर्च करेंगे साइंस तो आपको सैकड़ों ऐप मिलेंगे और आपको किसी एक ऐप के नहीं बनकर जो ऐप रेगुलरली अपडेट होता है, जिसमें बेस्ट कंटेंट होता है, जिसमें एरर फ्री होता है, जिसमें बेटर यूआई होती है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस होता है, उसको आप यूज करें। उसको भी मैं बताऊंगा कि इतने ऐप्स में से कैसे किसी ऐप को चयन करना है। प्लेफुल लर्निंग ऐप्स जो हमने बात की थी, तो उसमें एजुकेशनल गेम्स हो सकते हैं जो ऐप की शेप में आते हैं। बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ तक कि फिजिक्स वगैरह के लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं जो उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा सकें। किड्स जी के हमारा एक ऐप है जो प्लेफुल लर्निंग के हिसाब से बनाया गया ऐप है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि बच्चों की जो जी के है वो अपने आप ही इससे हो जाएगी। एक्चुअली इसमें कंपटीशन होता है, बच्चों की मेरिट लिस्ट वगैरह बनती है, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। किड्स जी के हमारा ऐप है। किंग ऑफ मैथ्स, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हेलो मैथ एक ऐप है, इसको आप जरूर ट्राई करें। ये एक्चुअली छोटी क्लासेज के लिए है, लेकिन अगर आप इमरान ऐप सर्च करेंगे तो कुछ ऐप्स आपको 10वीं क्लास के लिए, 12वीं क्लास के लिए वहां तक भी मिलेंगे और कुछ ऐप्स है जो मिडिल क्लास के मिलेंगे, बाकी फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिलेंगी। तो आपको जो लगे कि ये ऐप है जो हमारे बच्चों के लिए उपयोगी है, उसको आप यूज कर सकते हैं और यहाँ तक कि बच्चों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड मेरी है कि हाउ टू चूज एजुकेशनल ऐप्स। जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, प्ले स्टोर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ज़्यादातर ऐप्स एंड्रॉयड के ही बनाए हैं, पर वो तो ऐप स्टोर पे भी वही चीज़ें होंगी। तो आपको चयन करना आना चाहिए कि कौन सा ऐप आपको यूज करना है। तो उसका सीधा सा तरीका है, आप ये 4 चीज़ें उसमें देख लें, रेटिंग चेक कर लें कि आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग है, जो एक मोटा सा आइडिया आपको दे देगी कि ऐप अच्छा है कि नहीं है। अगर उसकी रेटिंग 3 से नीचे जा रही है तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे एरर्स हैं। उसकी रेटिंग जो 4 से ऊपर जा रही है, 4.5 जा रही है, तो फिर डेफिनेटली वो ऐप अच्छा है, क्योंकि रेटिंग को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता ज़्यादातर टाइम में। वैसे तो कोई करना चाहे तो पेड सर्विसेज के माध्यम से कोई करा रहा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, क्योंकि एजुकेशनल वाले तो ऐसा सामान्यतः नहीं करेंगे। रिव्यू पढ़ें, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो प्रोडक्ट्स की रिव्यू देखते हैं, तो उससे हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है। ऐसे ही ऐप्स के रिव्यू आप पढ़िए तो आपको एग्जैक्ट उससे पता लग जाएगा कि उसमें कितना दम है। ऐप परमिशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आप बच्चों से भी बात करें, क्योंकि हम ऐप बनाते हैं तो हमें पता है कि ऐप में परमिशन के लिए हमको किस तरह से कोड करना होता है। ये एक साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला जो बिंदु है उसके साथ भी इसको हम अटैच कर रहे हैं कि आपका एक ऐप है जो सिर्फ आपको कंटेंट दे रहा है और वो आपसे कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन मांग रहा है। तो आप सोचिए कि भाई क्यों, इस बात की कहाँ जरूरत पड़ेगी। कोई एक ऐप ऐसा ऐप है जिसमें फोटो भी अपलोड होने हैं, तो डेफिनेटली वहाँ कैमरा की बात हो सकती है, वहाँ गैलरी की बात हो सकती है, लेकिन माइक्रोफोन की फिर कहाँ जरूरत पड़ रही है। तो आप जब ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ये बच्चों को बताएं, जब आप ऐप को इंस्टॉल करें तो ये नहीं कि यस 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 क्लिक कर दिया, नो, आप उसको देखिए कि वो आपसे कौन सी परमिशन ले रहा है। क्योंकि
अगर आपने परमिशंस को पढ़ा तो आपको पता लग जाएगा कुछ ऐप जो सिर्फ सिर्फ यूं मानिए कि डेटा चुराने का काम करते हैं, वो सारी परमिशन आपसे ले लेते हैं। वो परमिशन लेने के बाद डेफिनेटली वो आपके एसएमएस, आपके ईमेल्स, मतलब जहां तक उनके जो हमने परमिशंस दी हैं स्टोरेज, वहां तक वो पहुंच सकते हैं। तो एजुकेशनल ऐप्स में लिमिटेड परमिशंस की ही आवश्यकता होती है, और ये आपको भी आइडिया आ जाता है कि इस ऐप में कौन से फीचर्स हैं, तो आप वही परमिशन दें। यहाँ तक कि आप जिन परमिशंस को नहीं देना चाहें उसके बाद भी सामान्यतः ऐप तो काम करता ही है, और जब उसको जरूरत पड़ेगी तब वो आपसे फिर से मांग लेगा। लाइक लोकेशन परमिशन, भाई क्यों दें हम परमिशन, तो इसकी बच्चों से भी आप बात करें, और आप खुद भी जब यूज करते हैं तो देखें। आप प्ले स्टोर पे जब ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको परमिशंस का टैब मिल जाएगा, और आप वहां से भी ये पता लगा सकते हैं कि ये परमिशन कौन सी मांग रहा है। यही बिंदु साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली बात है, तो बच्चों को इसके बारे में बात करें कि हमें कैसे सेफ रहना है साइबर स्पेस में, वो कौन से बिंदु हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। है एजुकेशनल ऐप्स की एक जो मेरे ऐप्स हैं उनकी कैटेगरी में 3 तरह करता हूँ। प्राइमरी क्लासेस के ऐप्स हैं, सेकेंडरी क्लासेस के ऐप्स हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऐप्स हैं। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टैब्स दिखाई दे रहे होंगे, वेरियस आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सभी ऐप्स मैंने प्ले स्टोर का ही एक स्क्रीनशॉट लिया है, हमारे बनाए हुए हैं। तो ये मैं क्योंकि हर ऐप पे आपसे बात नहीं करूंगा, एक एक स्लाइड में ही बता देता हूँ कि आप इमरान ऐप सर्च कीजिएगा। वैसे मेरा डेवलपर अकाउंट जीके टॉक इमरान है, बट इफ यू सर्च इमरान ऐप्स यू विल फाइंड ऑल द ऐप्स ऑन प्ले स्टोर, और imranapps.com इस नाम से मेरा पोर्टल भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो ऐप उपयोगी लगे उसको आप ट्राई कर सकते हैं। सभी ऐप फ्री हैं, तो पैसे की कोई इसमें बात नहीं है। और एक और ख़ास बात है मेरे ऐप्स में कि मैंने ज़्यादातर ऐप्स को ऑफलाइन कंपैटिबल बनाया है। वो वजह ये थी क्योंकि मैंने ऐप ही उन बच्चों के लिए बनाए थे जिनके पास नेट वगैरह की सुविधा नहीं थी। तो शुरुआती ऐप्स तो मैं ज़्यादातर पूरी तरह से ही ऑफलाइन थे, बाद में मैंने ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन अपडेशन की सुविधा उन्होंने दी। तो अगर आप नेट बंद करके यूज़ करना चाहेंगे तो भी आपको कंटेंट है जो मिलेगा, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऐप्स के स्क्रीनशॉट्स हैं। जैसे मेरा पहला ऐप है एक, जिसकी मैं फिर से बता दूं कि भाई जब ऐप की जर्नी शुरू हुई थी तो जो मैंने पहला ऐप बनाया था वो था साइंस विज्ञान। अगर आप सर्च करेंगे साइंस तो शायद वो अब भी प्ले स्टोर पर नंबर 1 है, 15-20 लाख बच्चे उसको यूज़ करते हैं। आप हंसोगे, इस ऐप में बहुत कुछ नहीं है। एक्चुअली विज्ञान में मेरी भी रुचि है शुरू से ही। इसमें 300-400 क्वेश्चंस हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्यों होता है, क्या क्यों कैसे टाइप के, और इसके अलावा 1000 एक क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और ये हिंदी में है। लेकिन ये बच्चों के बहुत पसंद है। उसके बहुत सारे फीडबैक आते हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ते हैं। उनका ये कहना होता है कि सर जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं कि जो सामान्य जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं बोलो वो बहुत ज़्यादा आपके ऐप से मिल जाते हैं, क्योंकि टीचर ने तैयार किया थी। तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि हमारा कंटेंट सामान्यतः अदर व्यक्ति के बजाय बेटर होता है। इस तरह ये अदर ऐप्स हैं जिनको आप देख सकते हैं और उनको ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐप्स हिंदी में हैं, कुछ ऐप्स इंग्लिश में भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ऐप्स का जो मैंने फीचर्स बताए जिसमें अवेलेबिलिटी वाली जो बात है, आप देखिए कि मैंने जो अब तक जितने ऐप्स बनाए, मैं एक टीचर के रूप में क्या करता कि मेरी क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे होते, 40 बच्चे होते, किसी पर्टिकुलर क्लास में, पूरे स्कूल में 200, 300, 400 बच्चे होते बस, मैं इतने का ही टीचर होता। हम सभी टीचर उतने ही बच्चों के टीचर होते हैं। लेकिन ये आईटी की पावर है, ये आईसीटी की पावर है, या आपके सोचने के तरीके की पावर है कि आज मैं मेरे ही ऐप्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐप्स बनाते ही, 100 ऐप्स हैं, और उनके मैंने ये डेटा एक्चुअली लगभग 7 दिन पहले फिर से कंपाइल करने के बाद में लगाया। 30 मिलियन ऐप यूजर्स हैं। जब सब ऐप्स का हम ऐड करते हैं, जहाँ पर आप ब्लू स्क्रीन देख रहे हैं वहाँ पर हमारे ऐप्स के यूजर्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा ब्लू इंडिया में है, तो डेफिनेटली इंडिया में ज़्यादा है। अदरवाइज 50+ कंट्रीज में है। 96% रिटर्निंग यूजर्स है अकॉर्डिंग गूगल एनालिटिक्स। 94% इंडियन यूजर्स हैं, और स्क्रीन व्यूज 45 बिलियन स्क्रीन व्यूज हो चुके हैं। जबकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मेरे ऐप्स ऑफलाइन सपोर्ट है, तो ऑफलाइन में कितने स्क्रीन व्यूज हो रहे हैं उनको तो एनालिटिक्स भी काउंट नहीं करता, क्योंकि वो तो ऑनलाइन तब होते हैं तभी उनको काउंट करता है। ये उसी से संबंधित कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं जो यहाँ पर डाले हैं। एक ऐप इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के साथ मैं काफ़ी काम करता हूँ। मैं अभी मेंबर हूँ माईटी का,
नाइलिट में ऐप डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर हूँ, जो भारत सरकार के लिए ऐप्स बनाते हैं, तो मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। उनके लिए मैंने जीएसटी ट्रेनिंग ऐप बनाया है। मैंने राजस्थान सरकार के लिए देववाणी ऐप बनाया है। मैं संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, वैसे मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। तो मैं इसको आपके साथ साझा इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्कूल के बच्चों के लिए एक बनाया गया ऐप है। और आप हंसोगे कि इसमें इसमें टोटल डेवलपमेंट मैंने किया है और टोटल कंटेंट हमारे टीचर्स ने किया है। और चूंकि हमारा डिपार्टमेंट छोटा है संस्कृत एजुकेशन का, लेकिन इसके लगभग 62,000 रजिस्टर्ड यूजर्स इस पे हैं। 2200 वीडियोज, क्योंकि हमारे टीचर्स ने जो वीडियो बनाए वो इसमें डाले हैं हमने। और क्लास वाइज हैं, वो सब्जेक्ट वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं। हर एक वीडियो के बाद फिर इसमें टेस्ट होता है, तो बच्चे टेस्ट दे सकते हैं और वो सारा डेटा हमारे पास आता है। यहाँ तक कि टीचर्स तक भी एक्सेस होते हैं कि वो देख सके कि किस बच्चे ने कौन सा वीडियो देखा और उसने कितना स्कोर किया, जिससे उसको पता लग जाए कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी है। तो ये 8,000 के आसपास क्वेश्चन है और रोज हम इसको अपडेट करते हैं। 1772 टोटल स्कूल्स हैं, वो इस पे अब जुड़े हुए हैं और वो चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरह मेरा एक ऐप दिसारी ऐप है, जो मैंने कॉलेज एजुकेशन के लिए तैयार किया है, और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो बच्चों के काम का होता है, 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए बहुत। इसके 5,67,000 यूजर्स हैं। 36,000 इसमें क्वेश्चन अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसमें जो एक यूनिक फीचर है वो ये है कि शाम को 8 बजे रोज ऑनलाइन टेस्ट होता है। मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है कि इन क्वेश्चंस में से वो रैंडमली क्वेश्चन पिक करता है टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, और फिर वो टेस्ट बन जाता है। और वो टेस्ट है जो फिक्स 8 से 9 बजे तक होता है। और अब तक 2,59,00,000 टेस्ट बच्चे इस पे अटेम्प्ट कर चुके हैं, दे चुके हैं। हर हर टेस्ट में कम से कम 20 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर हम ये लगभग 2.5 करोड़ टेस्ट अगर हम ऑफलाइन मोड में लेते, तो और खर्चे छोड़ दीजिए, सिर्फ आप पेपर का खर्चा भी आप सोचेंगे तो आप लगाएंगे आइडिया कि कितना पेपर खर्च होता और उसके अलावा कितने पेड़ उसके लिए कटते। तो ये एक टेक्नोलॉजी की पावर है। और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बच्चों को कंटेंट मिल रहा है। आप टेक्नोलॉजी को इस रूप में देख सकते हैं कि बहुत अच्छी बुक हमने पढ़ी है जो बड़ी प्यारी होती है, बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, लेकिन अगर एक कॉमा की भी गलती हो गई तो फिर वो नया जब वर्जन आएगा बुक का तो ही अपडेट होगा। बट एप्स आर ऑटोमेटिक अपडेटिंग बुक्स, जिसमें अगर कोई गलती है, बच्चों ने कुछ रिपोर्ट किया, तो हम इधर से उसको चेंज कर देंगे, तो सारे बच्चों के पास इंस्टेंटली वो चेंज हो जाएगा और वो कंटेंट है जो अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा। आज कोई घटनाक्रम हुआ है और हमने ऐप में, मान लीजिए हम हर महीने के प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि जो घटनाक्रम रिसेंटली हुए वो उसमें नहीं आएंगे, वो नेक्स्ट मंथ वाले में आएंगे। लेकिन एप्स आर टू स्मार्ट, क्योंकि उसमें कंटेंट है जो ऐड होता चला जाता है। तो हमें इन चीज़ों को फ़ायदा लेना चाहिए। और इस बहुत सारे हमारे जो टीचर्स आते हैं जो आईटी फ्रेंडली नहीं होते, वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं कोई मोबाइल से भी पढ़ता है क्या, मोबाइल से भी कोई पढ़ाई होती है क्या। ऐसा नहीं है। आप उसके फायदे देखिए और फिर उसका प्रॉपर यूज कीजिए, अपने अपनी जो टीचिंग जो मेथड है आपका उसी के साथ इंटीग्रेट करते हुए, तो आपको ये कितनी मदद करने वाला है। इसमें लीडर बोर्ड बनता है, जो जिससे हर कॉलेज में कौन टॉप चल रहा है, जिले में कौन टॉप चल रहा है, तो आप यूज करेंगे तो आपको इसका आइडिया आ जाएगा। ये बहुत सारे हमारे पास फीडबैक आते रहते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं जिससे ऊर्जा मिलती है, तो वो आप ऐप से भी देख सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ भी इसमें साझा किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम भी हो चुका है और यहाँ के बाद की 1-2 स्लाइड्स बस ये वैसे ही दिखाने को हैं। अ, वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ। तो टीचर क्या नहीं कर सकता या क्या कर सकता है, उस रूप में आप इसको देखिएगा। हमने 52 ऐप्स हैं जो एचआरडी को डोनेट कर दिए थे 2015 में, उसी का जिक्र पीएम साहब ने लंदन में किया था। ये कुछ ट्वीट्स वगैरह हैं। अवार्ड्स तो काफ़ी सर ने गिनाए हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड तो ये होता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं और आपके मन को अगर संतुष्टि मिलती है तो वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और आज भी हम यही करते हैं कि बहुत सारा काम करते करते अगर कोई कोड रन हो जाता है प्रॉपर, तो जो खुशी मिलती है, तो अवार्ड तो वो होता है। बाकी जो अवार्ड मिलते हैं वो तो बोनस की तरह होते हैं, और मुझे लगता है बोनस की परवाह ना करके सैलरी से खुश होना चाहिए। ये आप एक इस स्लाइड के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब हमने ऐप्स को डोनेट किया था तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने उनका इवैल्यूएशन कराया था कि भाई ये ऐप कितने के होंगे। तो मिनिमम कई कंपनियों से कराया, तो जिसने मिनिमम बताया था उसने बताया था कि ये 50 ऐप्स 3.32 करोड़ रुपीस के थे 2015 में। कम से कम इतने के तो हैं। तो ये हमने चूंकि दे दिए थे,
तो इसलिए मुझे भामाशाह सम्मान मिला था, जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है, और वो उसी को मिलता है जिसने कम से कम एक सेशन में 30 लाख रुपए किसी स्कूल में खर्च किए हों। तो जिस वर्ष मुझे मिला तो वो 3.32 करोड़ के हिसाब से नंबर 1 राजस्थान का मिला था। सेकंड पर हैवेल्स कंपनी को मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम अच्छे से चीज़ों को सोचते हैं और ईमानदारी के साथ एफर्ट करते हैं तो ईश्वर अल्लाह कितना देता है। इसके बाद ये कुछ स्लाइड्स हैं जो आप देख सकते हैं कि आईएएस अकेडमी में भी काफ़ी मौके मिले हैं, वहाँ बात करने का मौका मिला है, तो एक टीचर के लिए एक बड़ी बात है। तो मेरी बात ख़त्म हो गई, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना फेसबुक इमरान खान ऑन नेट, ट्विटर इमरान खान ऑन नेट, सेम यही इंस्टा है, और imranapps.com ये वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, ईमेल वगैरह आपके साथ साझा किया है। तो प्लीज़ आप सभी कनेक्ट हों और हम सब मिल कर के बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करें, इस दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें। ऐसी मेरी आप लोगों से उम्मीद है। धन्यवाद। रहना सर, मुझे लगता है मेरी बात यहाँ कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू इमरान सर। मेरे पास इतने अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं इस इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल सेशन के लिए। तो अगर किसी पार्टिसिपेंट्स का, किसी एजुकेटर का, मेरे किसी साथी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है। मनवीर सर, शायद आप दे दीजिए इनको राइट। Yeah, the chat is also open and unmute rights हम लोग दे रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे अमिता जी ने भी हैंड रेज किया है, अनुराधा जी ने भी हैंड रेज किया है, मीनाक्षी ने भी हैंड रेज किया है, सविता महाजन ने भी हैंड रेज किया है। क्या आपकी कोई क्वेरी है? कोई एक हैंड रेज अनम्यूट करिए प्लीज। Yeah, sir, we will take only reasonable questions. राइट, चैट में तो नहीं, देखिए आप चैट को जरा देखिएगा। इमरान सर के रिमार्क्स चैट बॉक्स में आ रहे हैं, एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो मुझे लगता है शायद किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए ओवर टू मनवीर प्लीज। Okay, thank you, yeah, sir. On behalf of Jammu and Kashmir Knowledge Network, Samagra Shiksha, JKUT, I would like to convey my thanks to guest of our today's program, Mr. Imran Khan. आज जिस वे से इन्होंने नर्चर किया है हमारे कोलीग्स को, जितने हमारे भाई बंधु यहाँ पे जुड़े हुए थे, एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर जो पहुंची हुई पर्सनैलिटी हैं इमरान सर, और उनके जो शब्द थे बिल्कुल फोकस्ड वे से उन्होंने बताया आज। और जो मेन मुझे इस सारी एपिसोड में जो लगा, जिस चीज से हम सबको एक लेसन लेना चाहिए, वो ये है कि फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू एक इंटरनेशनल रिनॉन्ड ब्रांड बनना कोई छोटी बात नहीं है। और किस तरीके से उन्होंने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट किया और आज किस मुकाम पे खड़े हैं, एक नेचुरल वे से, एक ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं रीच आउट जो बना हुआ है इनका मासेस में, और जिस तरीके से इन्होंने नर्चर किया है स्टूडेंट कम्युनिटी को और जो आम हमारे टीचर्स हैं उनको, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। सो मैं एक बार फिर से अपनी दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीचर कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और साथ साथ में मैं सभी टीचर्स का और जेकेकेएन टीम का और जितने हमारे टेक्निकल पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का मैं दिल की गहराइयों से ऑन बिहाफ ऑफ जेके नॉलेज नेटवर्क शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप कोऑपरेट करते रहेंगे और ऐसे ही
हम लोगों को हौसला अफजाई देते रहेंगे ताकि हम लोग जितने भी हमारे आगे एक्टिविटीज हैं और अच्छे से अच्छे वे से नर्चर आपको कर सकें। और सिर्फ नर्चर करना ही हमारा मकसद नहीं है, कोई चीज आप इनसे सीखते हैं तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करिए ताकि हमारा मैक्सिमम रीच आउट जो है वो बन सके। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ सबका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू इमरान सर। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर आपको दावत देंगे हम। जरूर सर, एक्चुअली मुझे भी अपना मतलब आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा डॉक्टर दीपराज जी का, अगर वो मौजूद है यहाँ पर, नहीं तो कम से कम उन्होंने एक अवसर तो मुझे दिया है। डॉक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर जी का, कोऑर्डिनेटर JKKN डॉक्टर रविंद्र जी का, टीम JKKN, और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा अयाज रैना सर का कि आप तो स्वयं ही एक रोल मॉडल हैं और काफ़ी अच्छा काम है। चूँकि मैंने आपको नेशनल लेवल पर NCERT में आपके काम को देखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप बड़ा काम कर रहे हैं। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इंटरेक्ट कर सकूं JNK के टीचर्स के साथ, ये मेरे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।